नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। शिवराज सिंह चौहान जिस श्रेणी के नेता हैं, उन्हें जानने वाले तमाम लोग ये कह सकते हैं कि वे बहुत दूर का भांप कर उसके अनुरूप बहुत दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ काम शुरू कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि क्रिकेट में यदि विकेट बल्लेबाजी के अनुरूप ना हो तो आउट होने वाला बैट्समैन जाते वक्त नए बैट्समैन से धीरे से कह जाता है कि थोड़ा संभल के खेलना, पिच अनुकूल नहीं है। शिवराज को इस बार के चुनाव में पार्टी ने यही कहकर विकेट में भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्कोर को मेंटेन रखने के लिए वैसे ही खेला जैसे खेलना था। पार्टी ने कहा यात्राएं सामूहिक निकलेंगी, मगर शिवराज जी ने कलेक्टर्स की मदद से अलग अलग यात्रा निकाल ली, विकास यात्रा जिसका नाम दिया था। टिकट वितरण के वक्त भी उन्होंने अपने लोगों को चलती गाड़ी में बैठा ही लिया। जो कुछ बागी हुए उनके बारे में कहा जाता है कि यदि शिवराज मन से चाह लेते तो वो बैठ जाते, लेकिन वो नहीं बैठे। पता नहीं क्यों उन्होंने शिवराज की भी अवहेलना कर दी। खैर, ये पार्टी जाने और बागी। शिवराज चुनाव बाद की फील्डिंग बहुत पहले से कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री आवास में या तो बीजेपी के उम्मीदवार मिलने आ रहे हैं या फोन पर शिवराज जी के संपर्क में हैं। खबर यह भी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी शिवराज मिलकर आ चुके हैं। तो आज बात इसी पर करेंगे कि क्या नतीजों से पहले ही विधायक दल की बैठकों की अगुवाई करने लगे हैं शिवराज? क्या उन्होंने तय कर लिया कि पार्टी चाहे जो सोचे उन्हें अपनी भूमिका स्वयं ही तय करना है? साथ ही यह भी कि एमपी के चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो वायरल होने के बाद क्या शिवराज की दावेदारी और पुख्ता हो गई है? बहुत रहे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस एक आरोप बीजेपी पर लगा रही कि एमपी में 3 भाजपा हैं, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। बाकी की दोनों भाजपा यदि हैं तो चुनाव के वक्त उनकी सक्रियता नहीं दिखी थी। बीजेपी ने तय किया कि कोई एक व्यक्ति यात्रा नहीं निकालेगा, बल्कि 5 अलग अलग जगह से यात्राएं निकलेंगी। शिवराज ने उसे पूरी तरह अनदेखा किया और कलेक्टर की मदद से विकास यात्रा निकाल डाली। हर जगह उनके लिए भीड़ प्रशासन जुटाता रहा। तय हुआ कि मुफ्तखोरी की कोई ऐसी योजना जो बाद में मुश्किल पैदा करे नहीं अनाउंस करना है। शिवराज ने उसे भी अनदेखा किया और लाडली बहना योजना शुरू कर दी। चुनाव के वक्त पार्टी उनका दौरा जितना प्लान करती उससे कई गुना दौरा उन्होंने सीधे प्रत्याशी को फोन लगाकर कर लिया। बीच में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी एक भारी नुकसान पहुंचाने वाला वीडियो वायरल हुआ। हालांकि पता नहीं चल पाया कि उसके पीछे था कौन, कांग्रेस या नाराज शिवराज या महाराज भाजपा। मगर उसके बाद शिवराज की एमपी में सक्रियता और बढ़ गई। वे प्रत्याशियों से या तो फोन पर बात कर रहे हैं या फिर भोपाल बुलाकर सीएम हाउस में मिल रहे हैं। शिवराज की सक्रियता के मायने सियासी गलियारे में यही निकाले जा रहे हैं कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो शिवराज अपने आगे किसी को ठहरने नहीं देंगे। चुनाव के परिणामों के पहले जो सक्रियता आवश्यक है राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी में है, और चुनाव के बाद भी जन कृपा से मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को इस 2023 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो हमारी सक्रियता निरंतर रहेगी। जिसके नेता खुलेआम सड़क पर कपड़ा फाड़ कंपटीशन की बात करते हो, नकुलनाथ के लिए कमलनाथ जी धृतराष्ट्र बने, जयवर्धन के लिए दिग्विजय सिंह धृतराष्ट्र बने हो, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अधिकार लूट रहे हो, तो उनको सब जगह गुटबाजी नजर आएगी। कांग्रेस के नजर से यदि देखें तो बीजेपी में समानांतर लाइन रखने वाले शिवराज से उन्हें फायदा होना चाहिए था, क्योंकि तमाम तरह के प्री पोल सर्वे ये कह रहे थे कि जनता के बीच शिवराज के चेहरे को लेकर कुछ असहजता तो है। कई सालों से एक ही चेहरा देखते आ रहे लोग अब बदलाव चाहते हैं। शायद बीजेपी ने इसी वजह से उन्हें अगुवा नहीं बनाया, मगर कांग्रेस ने इस ऊर्जा को कितना अपने पक्ष में परिवर्तित कराया ये तो नतीजों के वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी तो कांग्रेस अपनी सरकार आने को लेकर खासी उत्साहित है। ये बैठकों का कोई अब औचित्य तो पता नहीं, जनता ने तो अपना काम कर दिया है। पेटियों में इनका भविष्य कैद है, सरकार का सुपड़ा साफ है, जा रही है। बीजेपी के अंदर इतनी मारकाट है, साथ साथ मुख्यमंत्री जब आपने उतार दिए कैंडिडेट तो आपस में ही मारकाट चल रही है। और एक वीडियो थोड़ी है, 4 वीडियो जारी हुए हैं, तो 4 वीडियो ये खजाना आया कहाँ से? तो ये बीजेपी को अंदर ढूंढना चाहिए कि उनके कौन लोग हैं और किसने इस तरह का खेल किया, कौन लोग उसमें शामिल थे।
ये तो तय है कि चुनाव के दौरान कई बार ऐसा दिखा कि शिवराज अपनी पार्टी के आला नेताओं के दिशा निर्देशों की खुली अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन वे जिस कद के नेता हैं, कोई भी एमपी में इस हैसियत में अभी तक तो नहीं है कि उन्हें रोक सके। यदि बीजेपी सरकार बनी तो भी और नहीं बनी तो भी शिवराज की सक्रियता पर कोई विराम लगेगा, इसमें संशय है। अभी सिर्फ इतना कह सकते हैं कि शिवराज हर हाल में सिर्फ अपने दावे को सरकार बनाने के लिए ऊपर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शेख का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं RP सिंह, ये मीडिया सेल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब का भी। और तीसरे मेहमान रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है रमेश जी का भी। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर शेख से। तो गुलरेज जी, क्या है इस सक्रियता के मायने? लगातार कभी वल्लभ भवन चले जाते हैं शिवराज जी, भी नतीजे के पहले कभी जो कैंडिडेट हैं उनसे बंगले में मिलना शुरू कर देते हैं, कभी उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तय कर लिया क्या कि यदि गवर्नमेंट आई तो शिवराज जी ही CM होंगे? नहीं, यदि गवर्नमेंट आई का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। गवर्नमेंट तो आ रही है और ये तो दीवार पे लिखी इबारत की तरह नजर आ रहा है। और मुझे तो अब लगता है कि जितने दिन का हमारा एनालिसिस होता जा रहा है और जितना जो जन सामान्य से बात होती है, बूथ के लोगों से बात होती है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से बात होती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हो सकता है कि 50 सीट से भी नीचे जाके सिमट जाए। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में लगने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसीलिए शिवराज जी सक्रिय हो गए कि भाई MLA बुला लो, अभी से विधायक दल की बैठक शुरू कर दो, इसी वजह से? नहीं, देखिए, शिवराज जी अपना काम कर रहे हैं और अभी भी वो जो है वो इंचार्ज चीफ मिनिस्टर तो आज भी है। तो एक जो काम उनको अपना करना चाहिए, जो कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, वो निर्वाहन कर रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि MLAs को बुलाया जा रहा है, इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी एक संगठन भी है और एक परिवार भी है। शिवराज जी एक परिवार चलाते हैं, ना कि सरकार चलाते हैं। और परिवार के सदस्यों से मिला जाता है। 3-4 दिन सबने आराम कर लिया, बहुत व्यस्तता रही थी, सबने परिवार के साथ भी अच्छे पल बिताए। अब वापस से संगठन के कार्य में लग चुके हैं हम लोग। तो पार्टी दफ्तर में भी हो सकता था। खैर चलिए, कोई बात नहीं। RP सिंह साहब को इन कर रहे थे, तो RP सिंह साहब कहीं नहीं हो आप लोग रेस में, ये दावा है बीजेपी का। और अगर मान लीजिए शिवराज जी फील्डिंग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है भाई? उन्हें तो जाहिर बात है कि 3 तारीख को शपथ की डेट तय करनी है। गुलरेज शेख साहब तो यही कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं गुलरेज भाई का जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। जो उनकी स्थिति थी 50 सीट की, वो उन्होंने बता दी। अब चूंकि हालात इस प्रकार के हैं, अब चुनाव के बाद वो बता रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि उनकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अच्छा कर रही है। मतदान से पूर्व तो इन्हें भी पता है कि क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। लेकिन एक बात अहम है जो आपने भी अभी रिपोर्ट में बताया और दिखाया कि जिस प्रकार का सिर्फ फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी में है और जिस प्रकार से केंद्रीय जो मंत्री उतारे गए, बल्कि सांसद उतारे गए, उससे कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार तो इनकी आने वाली नहीं है, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और एक बात और देखने की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से घोटाले हुए, उसे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको भी देखकर ये अपने जो इनके विधायक और इनके जो मंत्री हैं उनको हिदायत दे रहे हैं। जिस प्रकार से सचिवालय में फाइल जलाई गई और साक्ष्यों को जलाया गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें स्पष्ट है कि सरकार जो है कांग्रेस की आ रही है, तो भैया अपना अपना जो घोटालों का होमवर्क है वो भी पूरा कर लो। अन्यथा इनको स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार आएगी, जिन ने घोटाले किए हैं उनको उचित मुझे लगता है कि इनाम कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से। ठीक है, आपको पर्याप्त वक्त दे दिया। रमेश जी को इन कर लेते। और शर्मा साहब, आपने तो बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर देखे हैं, अपने आपका बहुत सुदीर्घ पत्रकारिता का अनुभव है। शिवराज जी की सक्रियता के मायने आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जिस तरह से पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था कि वो थोड़े पीछे किए गए, वो उतने ही आगे आ गए, ऐसा नहीं लगता आपको लगातार?
देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज जी थोड़ा सा लीग से अलग हट करके अतिरिक्त सक्रियता से काम करते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब वो 16-17 साल के थे और आपातकाल में जब गिरफ्तार हुए थे, तो उन्होंने गिरफ्तारी अकेले नहीं दी थी, बाकायदा एक समूह के साथ गिरफ्तारी दी थी और नारे लगाते हुए जेल में दाखिल हुए थे ताकि सारे नेताओं की नज़र में आ गए थे। ये उनके काम करने का एक तरीका है, लीग से हट करके काम करना। एक बात। दूसरी बात, उनके अपने राजनीतिक कैरियर में एक बार का उदाहरण जरूर है जब उन्होंने हाईकमान की इच्छा से अलग हट करके कदम उठाया था। ये था मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक चुनाव था। ये मेरे ख्याल से 90 के आसपास या 96-98 के आसपास की बात होगी, थोड़ा सा सन भूल रहा हूँ। तो वो चुनाव हुआ और चुनाव में हालांकि उनको सफलता नहीं मिली थी। ये बात अलग है कि आगे चल करके फिर जब कुशाभाऊ जी ठाकरे दोबारा प्रभावी बने तो वो फिर दोबारा प्रभाव में आ गए थे। बाकी इसके अलावा वो हाईकमान के निर्देश के अनुरूप काम करते हैं, हाईकमान से बाहर नहीं जाते, ये उनके एक स्वभाव में है। अब दूसरी बात जो, लेकिन यात्राएं फिर उन्होंने पैरेलल निकाल दी थी तुरंत जैसे ही अनाउंस हुआ कि यात्रा नहीं निकलेगी, उन्होंने विकास यात्रा निकाल दी। तब अधिसूचना लगी नहीं थी तो कलेक्टर को भीड़ लाने में आसानी हुई। देखिए, कुल मिलाकर के इन यात्राओं की प्लानिंग योजना पहले से थी और ये हाईकमान से चर्चा के बाद ये सारी की सारी योजनाएं थी। ये जो पार्टी की एक रणनीति थी, 2018 में ये माना गया कि 2%, 1.5% की जो इनकम्बेंसी थी सरकार की, उसके वजह से भाजपा को नुकसान हुआ, ये 2018 माना गया। तो भाजपा ने इस बार उस अनुभव को ध्यान में रख करके शिवराज जी का चेहरा पीछे किया और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे किया, ताकि वो जो इनकम्बेंसी का नुकसान 2-2.5% का 18 में हुआ था वो इस बार ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष बनाया। अब दूसरा ये आता है कि यदि वो बहुमत में आते हैं, बहुमत का तो कहा नहीं जा सकता कांग्रेस आ रही कि भाजपा आ रही, अगर शिवराज बहुमत में आते हैं तो मुझे जो लगता है लोकसभा चुनाव तक शिवराज जी के चेहरे को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर लोकसभा कोई नया चेहरा आया भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जिस तरीके, हरियाणा में नए चेहरा भाजपा लाई है, कोई नया चेहरा आता भी है तब भी शिवराज को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके। अब ये पार्टी की अपनी एक रणनीति है। एक और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये शिवराज के स्वभाव में है कि चुनाव के बाद वो अपने उम्मीदवारों से बात करते हैं और उनके बंगले पर, ये 2008 में भी उन्होंने बातचीत की थी, 2013 में भी की थी। तो स्वाभाविक रूप से ये उनके स्वभाव में है, ये दिग्विजय सिंह जी के स्वभाव में भी है। तो ये कुछ नेताओं के स्वभाव में होता है, स्वभाव के कारण डॉक्टर शेख उनसे बात करते हैं और बुलाते हैं। शर्मा साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख को इन कर लेते हैं। क्या बिल्कुल अनाउंस अंदर ही अंदर पार्टी ने कर दिया, जैसे शर्मा साहब भी कह रहे हैं कि पहले से जो संगठन है उसने ब्रीफ किया होगा, तभी यात्राएं भी पैरेलल उन्होंने निकाली, तभी कैंडिडेट उनके चुने गए, मतलब टिकट दिया गया। तो अभी बोल दिया गया संगठन ने कि भाई आप ही होंगे अगले लोकसभा चुनाव तक, लिहाजा फील्डिंग करिए, और इसीलिए वो तेजी से फील्डिंग कर रहे हैं। डॉक्टर शेख, देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी संगठन के बाहर कभी नहीं जाते और जो कुछ भी करते हैं संगठन से विचार विमर्श करने के बाद और संगठन की अनुमति के बाद ही करते हैं, चाहे फिर वो जन आशीर्वाद यात्रा हो या विकास यात्रा हो। जहां तक विकास यात्रा का विषय है, आप 2008 के चुनाव से पहले देखिए, हमने विकास यात्रा निकाली थी। आप 2013 के चुनाव से पहले देखिए, तब भी हमने विकास यात्रा निकाली थी। तो प्रोजेक्ट किया था सीएम, कोई नई चीज नहीं डॉक्टर शेख, तब प्रोजेक्ट किया था सीएम। अब की बार फिर शिवराज सरकार, तब तो प्रोजेक्ट किया था, इस बार नहीं किया, इसलिए पूछा। देखिए, पार्टी ने शिवराज जी का आज भी उतना ही ध्यान रखा है, पहले भी उतना ही ध्यान रखा था और कल भी रखेंगे। और पार्टी के वो कल भी लाडले थे, आज भी लाडले हैं और कल भी लाडले रहेंगे। ठीक है, आरपी सिंह साहब, इनकी पार्टी का मसला है, ये जिसे चाहें प्रोजेक्ट करें, ये तय कर चुके हैं, गवर्नमेंट आ रही है उसके हिसाब से फील्डिंग कर रहे हैं। अब आपकी फील्डिंग इसमें कहाँ है? और क्या ये जो तोमर साहब वाला वीडियो के बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें आपकी क्या भूमिका थी? देखिए, इसमें कांग्रेस की किसी प्रकार की भूमिका नहीं थी। नरेंद्र सिंह तोमर जी के जो बेटे हैं, उनका जिस प्रकार से कथित जो वीडियो वायरल हुआ, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार की भाजपा, जो महाराज भाजपा या नाराज भाजपा या मूल भाजपा से ही किसी नेता का कृत्य होगा। क्योंकि जिस प्रकार की प्रतिद्वंदता आपको दिख रही है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह जी को निश्चित रूप से जिस प्रकार से शर्मा जी ने कहा कि बैक सीट पे बैठा दिया इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। भले मेरे भाई गुलरेज कुछ भी बोले कि वो कल भी लाडले थे, आज भी लाडले थे, यदि आज भी लाडले होते तो निश्चित रूप से वो फेस होते यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का, जो कि वो नहीं थे।
और मुझे लगता है इनकी आपसी सिर्फ टव्वल ही है कि वो ये चाहते हैं कि बाकी जो नेता है, भले नरेंद्र सिंह तोमर हो, विजय वर्गीय जी हो या प्रहलाद पटेल जी हो, इनको जिस प्रकार से आपस में जो प्रतिद्वंदता है शिवराज सिंह जी के साथ, वो वही कारण था कि इस प्रकार से वीडियो जो वायरल हुआ वो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी को पीछे धकेलने का प्रयास था। और ये मुझे लगता है इनका आपसी आंतरिक मामला है। और ये बात जरूर स्पष्ट है कि इससे ये जरूर स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार से शुचिता की राजनीति की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वो स्पष्ट हो गई किस प्रकार की शुचिता। और दूसरी बात देखिए आप जी, उनकी विधानसभा में दिमनी में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, आप देखेंगे आगामी समय में चीजें स्पष्ट होंगी। बिल्कुल बिहार स्टाइल में चुनाव हुआ, वहां पर अन्य जातियों को बिल्कुल वोट डालने तक का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जो मुझे लगता है कि एक किसी भी ठीक मतदाता है। का ये एक सबसे रिजल्ट बड़ा के वक्त अधिकार है। आपको बैठा लेंगे तब इस पे, अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे एक्सक्यूज है, अभी तो रिजल्ट आए नहीं ना दिमनी के। कोई एक एक्सक्यूज नहीं है, मैं आपको बता रहा ठीक है, हूं। ठीक है, शर्मा जी को इन कर लेते, शर्मा जी को इन कर लेते। शर्मा जी, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं। ये एक सहज दावेदारी बोला जरूर नहीं गया, लेकिन नरेंद्र तोमर जब भी यहां पर विकल्प की बात की जाती थी, सबसे बड़ा नाम अगर तुरंत जो बिल्कुल जहन में आता था कि भाई उनका दिल्ली से भी ट्यूनिंग ठीक, उनकी एमपी में भी ट्यूनिंग ठीक, यानी नरेंद्र मोदी वास्तविक दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो आने के बाद तो क्या जो शिवराज जी की अभी सक्रियता बढ़ी है वो इसी वजह से कि अब कोई दावेदार नहीं है सिवाय उनके? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, इस चूंकि नरेंद्र तोमर दावेदार शिवराज के खिलाफ जा नहीं सकते। ये तो शिवराज और नरेंद्र तोमर ये दोनों छात्र राजनीति के साथ, युवा मोर्चे की राजनीति में दोनों साथ रहे हैं और दोनों की ट्यूनिंग है। ये ठीक है कि शिवराज जी की ट्यूनिंग प्रहलाद पटेल से उतनी नहीं है, लेकिन नरेंद्र तोमर से उनकी ट्यूनिंग है, तो वो उनके दावेदार के रूप में नरेंद्र तोमर है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वीडियो से कहीं ना कहीं नरेंद्र तोमर का ग्राफ तो कमजोर हुआ है इस वीडियो से। लेकिन एक बात जो मुझे पता नहीं ऐसा लगती है कि अगर भाजपा ने चेहरा बदला यहाँ, तो चेहरा बदला तो जितने ये बड़े चर्चित चेहरे हैं, जिसमें नरेंद्र तोमर भी है, कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इनके में से किसी चेहरे की संभावना मुझे कम दिखती है। कोई नया चेहरा हो सकता है, नया चेहरा, चूंकि उसको अगर हम देखें, हरियाणा में वो नया चेहरा लाए हैं, उत्तर प्रदेश में नया चेहरा योगी का लेकर आए थे, उस समय उत्तराखंड में तो हारने के बाद भी बना दिया, नया चेहरा लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से वो जो है, तो अगर बाय द वे शिवराज चेंज होगा भी तो बिल्कुल कोई नया चेहरा हो सकता है। पुराने चेहरों में से मुझे केवल संभावना एक, वो भी मुश्किल से 10% केवल फग्गन सिंह की लगती है, वो भी चूंकि आदिवासी होने के नाते। बाकी भाजपा कोई प्रतिष्ठित चेहरा लाएगी, इस बात की संभावना मुझे कम दिखती है। अभी तो मुझे लोकसभा तक शिवराज में चेंज नहीं दिख रही है। आगे अब देखते हैं क्या राजनीति निर्णय लेती है, क्या निर्णय लेती है राजनीति। गुलरेज जी को इन करते हैं। गुलरेज जी, अभी आपने आरपी सिंह साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे घोटाले आपके लोगों ने किए हैं, वो क्लेम भी कर रहे हैं गवर्नमेंट उनकी आ रही है, तो संभल जाइए। ये भी उन्होंने एक उनके लहजे में धमकी भी थी। आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण भाई, जिस दिन पिछली बार कमलनाथ जी ने बहैसियत मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की थी, उस दिन ही मैंने कहा था कि आपने पूरे चुनाव में 2018 के ये व्यापम और ये सारी बातें, फिजूल की बातें करते रहे, झूठ बोलते रहे, लेकिन आपकी बात में यदि कुछ भी सत्यता है तो अब आप उल्टा टांग देना उसको। किसी ने भ्रष्टाचार किया हो तो 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, ये बोलेंगे 15 महीने यहां सरकार रही। इन्होंने राजस्थान में भी ऐसी ही बातें की थी, 5 साल की पूरी सरकार हुई, क्या एक भी FIR भी कर पाए किसी के ऊपर? नहीं कर पाई। इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बातें की थी, क्या एक भी FIR भी हो पाई? नहीं हो पाई। इन्होंने 40% के नाम पर, 40% कमीशन के नाम पर कर्नाटक का चुनाव जीता, आज 1 साल होने आया, क्या एक भी किसी को पकड़ा? क्या एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पूरा एक झूठ और फरेब का चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी। तो इनकी बातों में कोई वजूद नहीं है, कोई दम नहीं है। और जहां तक बात है, अभी मैं सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, रमेश शर्मा जी ने भी एक बात तो कही, ठीक है, मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन रमेश जी ने ये कहा कि लोकसभा तक तो कुछ भी चेंज नहीं होना। मतलब वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी मान रहे हैं कि चुनाव तो बीजेपी ही जीत रही है। ठीक है, एक बार आरपी सिंह साहब को इन करते हैं। आरपी सिंह साहब, यदि मान लीजिए बहुत, मतलब आप लोगों ने बहुत प्रचारित किया, मैं लगातार देखता रहा हूं, दोनों ही पार्टियों की सोशल मीडिया भी और बड़े नेताओं के बयान भी बहुत प्रचारित किया कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी चरम तक है, शिवराज जी को इसीलिए पीछे किया, ये किया, वो किया। तो इस मसले को कैश करा पाए क्या आप वोटिंग में? आपको उम्मीद है?
देखिए निश्चित रूप से, और आपने देखा कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, बढ़ चढ़कर वोटिंग जिस प्रकार से हुई, वो 100% जो वोटिंग हुई है वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, और जिस प्रकार का आक्रोश जनता के बीच था सरकार के खिलाफ, वही था। बिल्कुल ये तो सिद्ध बात हो गई। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से मेरे भाई गुलरेज बता रहे थे कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां एफआईआर नहीं हुई, तो मैं इनकी जानकारी को दुरुस्त भी कर दूं। साथ साथ एक और बड़ी बात बता दीजिए कि कांग्रेस कभी भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करती, जिस प्रकार से आप करते हो ना, जहां चुनाव आता है वहीं आपकी ईडी आ जाती है, वहीं सीबीआई आ जाती है। और आज जिस प्रकार से कथित वीडियो जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, मैं कथित ही कहूंगा, आप क्लेम भी कर सकते हैं वो हो सकता है फर्जी भी हो, तो क्या उस पर स्वयं संज्ञान लेके इलेक्शन कमीशन ने, ईडी ने, सीबीआई ने, या जितनी भी एजेंसीज हैं इसकी जांच के लिए वो जो ऑथराइज हैं, क्या उन्होंने स्वयं संज्ञान लेके कुछ किया? आपने एक एफआईआर करा दी अपने बचाव के लिए, एफआईआर में कोई इस प्रकार की मतलब विवेचना हुई जिससे कोई चीज बाहर निकल के आती? तो कांग्रेस कभी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करती। लेकिन आप सुन लीजिए, समझ लीजिए गुलरेज भाई, कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हर प्रकार का जो घोटाला है, और आपने व्यापम घोटाले को आप व्यापम घोटाला नहीं, लंबा वक्त दिया सिंह साहब। मैं एक बार शर्मा जी को इन करता हूं, लंबा वक्त दिया। शर्मा जी, आप और हम लगातार सुनते हैं कि भाई दोनों पार्टियां ये कर दिया वो कर दिया है, ये कहेंगे उनने घोटाला, ये कहेंगे उनने घोटाला। बहुत सारे अधिकारियों को भी लोग दोनों पार्टियां चमकाती रहती, लिस्ट बन रही है, समझ जाइए लिख लिया है नाम, ये भी कहते लिख लिया, वो भी कहते लिख लिया। हम गवर्नमेंट बनने के बाद कभी कुछ देखते नहीं है कि कोई उथल पुथल हुई या कोई कार्रवाई हुई या किसी अधिकारी या किसी नेता या किसी इसके खिलाफ। शर्मा साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो जो एजेंसियां डायरेक्ट कार्रवाई करती हैं, उन एजेंसियों की डायरेक्ट कार्रवाई में तो हुई है कार्रवाई। जैसे मनमोहन सिंह जी जब थे तो कुछ केंद्रीय मंत्री और एकाध सांसद को जेल चले गए थे। लेकिन जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, इस पर मेरी जानकारी में तो कभी कार्रवाई नहीं हुई। मैं दो चार उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो चुरहट लॉटरी भाजपा ने बहुत उठाई थी, कैलाश जोशी कोर्ट भी चले गए थे। इनकी सरकार आई तो चुरहट लॉटरी पर कोई कार्रवाई हुई क्या? जब पटवा जी मुख्यमंत्री थे तो दंगा हुआ था, दंगे में गोली चली, फिर कांग्रेस ने उसका इशू बनाया। उसके बाद दिग्विजय सिंह 10 साल रहे, उस गोली कांड पर कोई कार्रवाई हुई क्या? या मुल्ताई गोली कांड को जिस तरीके से भाजपा ने उठाया, कोई कार्रवाई हुई क्या? या मंदसौर जिले की गोली कांड को कांग्रेस ने उठाया, कोई कार्रवाई हुई क्या? वो जमीन घोटाला BR यादव पर इतना हुआ, कोर्ट भी गए, लेकिन सरकार बदली, कोई कार्रवाई हुई क्या? तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकली जब भी आरोप लगता है तो कोई राजनीतिक दल बदल जाने के पास कोई कार्रवाई नहीं करता, वो अपना केवल मीडिया तक रहती है उसकी, बहुत से बहुत। तो कुल मिलाकर के लेकिन जो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, उन एजेंसियों में लोग जरूर जेल चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक जोशी दंपति IAS जो थे, उन पर कार्रवाई हुई। तो कुल मिलाकर के एजेंसियों का कार्रवाई करना अलग है और राजनीतिक आरोप लगाना बिल्कुल अलग है। यानी प्राणपण की लड़ाई मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैंने रिपोर्टिंग की है। कैलाश जोशी चुरहट लॉटरी को लेकर के, प्रवीण जी आपको भी ध्यान होगा, उन्होंने कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार बनने के बाद हुई क्या उस पर कार्रवाई? तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीजें केवल पॉलिटिकल आरोप होते हैं और रैलियों के लिए होते हैं। एक बार गुलरेज जी को इन कर लेते हैं, रैलियों के लिए होते हैं ऐसे आरोप। गुलरेज जी, एक और बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि शिवराज जी की अति सक्रियता से कोई इनकार नहीं है। हमने देखा है कि जब पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी वो रोज कहीं ना कहीं जाते थे, रैलियां करते थे। मुझे शिवपुरी की उनकी रैली की भीड़ भी याद है। तो इस सक्रियता से आपको फायदा हुआ होगा या नुकसान? यदि गवर्नमेंट बनती है तो शिवराज जी की भूमिका उसमें कितनी होगी? देखिए, जीवित लोग सक्रिय होते हैं और जीवित दल सक्रिय होते हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी एक जीती जागती पार्टी है और जीती जागती पार्टियां ही सरकार बनाती हैं। नहीं तो बहुत संक्षेप सा जवाब हो गया। मैं कह रहा हूं कि भूमिका किसकी कितनी होगी इस अगर जीती? देखिए, शिवराज जी हमेशा इम्पोर्टेंट भूमिका में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हमेशा ऊंची भूमिका रहेगी उनकी, क्योंकि वो मोदी जी के भी इतने ही प्रिय हैं, यहाँ के नेतृत्व के भी इतने ही प्रिय हैं। तो शिवराज जी जो है ना, हमारे चमत्कारिक नेतृत्व हैं। ठीक है, बहुत संक्षेप सा जवाब आया, बहुत नपा तुला, बिल्कुल मिलीग्राम वाले भाव में। सिंह साहब को इन कर लेते हैं एक बार। तो सिंह साहब, जो बात शर्मा जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। हमने देखा भी कार्यकाल बदलते, मैंने दिग्विजय सिंह जी का भी कार्यकाल बदलते देखा, अभी कमलनाथ जी का भी देखा कि जब वो आए तो रैलियों में, सभाओं में
और ऐसे न्यूज चैनल के स्टूडियो में जो बात कही जाती है वो फिर गवर्नमेंट बनने के बाद अमल में आती क्यों नहीं दिखती? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की सरकार में यदि आपने देखा होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते नेताओं के कुछ कार्यकर्ता भी थे और उनके कुछ चहेते व्यापारी भी थे, भले वो शराब माफिया हो, भू माफिया हो, सब पे कार्रवाई है। शुद्ध के लिए जो युद्ध हुआ उसमें विशेषकर जो ग्वालियर चंबल अंचल में आप देखते हैं जिस प्रकार से दुग्ध का, खोए का जो माफिया गैंग था उस पर भी कार्रवाई हुई। इनके कुछ विशेष लोग जिनकी बड़ी बिल्डिंग भी थी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, उस बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया गया ग्वालियर में, जो कि पहली कैबिनेट में अप्रूव दोबारा हो गई। तो अब ये कहना कि कार्रवाई नहीं हुई, मुझे लेकिन चूंकि मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस कभी भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करती है, और जहां तक कार्रवाई का सवाल है, आप देखेंगे इस बार जरूर स्वयं कमलनाथ जी ने भी कहा है कि वो 2018 वाले कमलनाथ जी नहीं है, अब 2023 वाले हैं। तो माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यही एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ। देखिए, मेरे भाई गुलरेज जी की एक मुझे जो टिप्पणी है उस पर आपत्ति है कि ये स्वयं को ही जीवित बता रहे हैं। तो गुलरेज भाई क्या मैं क्या भूत के रूप में बैठा हूँ या पूरी कांग्रेस जो है वो जीवित से आशय हो सकता है उनका जागृत करा होगा। चलिए मैं और तर्जुमा कर देता हूँ, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ जो हैं वो दावे हैं, यहाँ जो हैं वो उम्मीदें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई शिवराज जी बहुत विद्वान राजनेता हैं, तो जाहिर बात है कि वो बहुत दूर तक का सोच के और इस तरह से शायद फील्डिंग कर रहे होंगे। होगा क्या, ये सब कुछ तय होगा 3 तारीख को। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।